Hello, children. How are you today? I hope that you are enjoying your day very fantastic way. Student, today we are going to study the most beautiful composition that has been composed by Walter de la Mare, and the chapter name is An Epitaph. The chapter name is An Epitaph. So first of all, we should come to know what is epitaph. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एपिटैफ है ये बेसिकली इसका एक लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिस पोएम को आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है आपका एन एपिटैफ। तो बेसिकली देखिए, एपिटैफ होता है एक समाधि लेख। इट्स अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट इज जनरली फॉन्ट हैविंग अ स्टोन अगेंस्ट द टॉम। कहने का मतलब है कि आप समाधि देखे होंगे जो कि जिसमें डेड बॉडी को दफनाया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ टॉम, एक तरह का कब्र कहिए। तो मान लीजिए कि ये एक कब्र है, ठीक है, और इस पर जो है आदमी को जो है इंटॉम कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ये आदमी है, इसको दफन कर दिया गया है, और इसके यादगारी में जो इस तरह का एक चबूतरा बनाया जाता है। आप बेसिकली आप फिल्मों में देखते होंगे, ठीक है। हालांकि हमारा थंबनेल पर जो इस तरह का दिया हुआ है, और इस पर्सन के बारे में जो इसमें लिखा जाता है, ये क्या थे, है ना, या जो भी गुड थिंग, हालांकि हमेशा गुड थिंग लिखा जाता है ना। इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ना, इसमें जिक्र रहता है, या कुछ ऐसा खूबसूरत कोटेशन, या इनका जो एक कॉमन हॉबी था, है ना। तो इस चबूतरे पे लिखा रहता है। ये एक बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन होता है, एक शिलालेख होता है, जिसमें इसको जो इंस्क्रिप्ट करके जो है यानी खोद खोद कर इसमें लिख दिया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड, यही चबूतरा जो है जिस पर लिखा गया, यही कहलाया आपका एपिटैफ। ठीक है, समझ रहे हैं। और ये खूबसूरत जो है कंपोजिशन, जो एन एपिटैफ है, वो किसके द्वारा लिखित है? तो है वॉल्टर de la Mare। इनके रचनाकार हैं, इनके कंपोजर हैं वॉल्टर de la Mare। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका एपिटैफ, और ये किनके द्वारा कृत है? तो ये है वॉल्टर de la Mare के द्वारा ये लिखा गया है। ये खूबसूरत पोएम है। चलिए थोड़ा आगे चला जाए। इनका ऑटोबायोग्राफी के बारे में जो है, ऑटोबायोग्राफी नहीं कहिए, माफ़ करेंगे, इसका बायोग्राफी कहिए, के संबंध में जो है कुछ इस प्रकार जो है जिक्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन कि जो वॉल्टर de la Mare था, उनका जन्म जो है 1873 में हुआ था, और इनका इंतकाल, इनकी मौत 1956 में हो गया था। ठीक है, 1873 में जो है इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे, और 1956 में जो है ये स्वर्ग सिधार गए। आगे का जो है आपका एक्सप्रेशन जो है, आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो निम्न है। चलिए चलते हैं लाइन बाय लाइन और कोशिश करते हैं इसका हिंदी समझने का। वॉल्टर de la Mare was born in the village of चार्ल्टन। ये गांव का नाम है, इनके गांव का नाम चार्ल्टन है। इन कैंट, कैंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये इंग्लैंड में पड़ता है। ये आपका जो है, जो चार्ल्टन गांव है, जो कि कैंट डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंग्लैंड में पड़ता है।
ये यहाँ के रहने वाले थे। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। उन्होंने अपने पिता का जो है, यानी कि उनके सर से पिताजी का छाया जो है, ठीक है, वो महज 4 वर्ष की अवस्था में जो है हट गया। यानी उनके पिताजी की मौत जो है एट द एज ऑफ 4 में 4 साल में ही हो गया था। जब कहने का मतलब है कि वाल्टर डिलामेयर जब मात्र महज 4 साल के थे तो उनके पिताजी का जो है आशीर्वाद या हाथ उनके जो है माथे से हट गया। एंड एवं हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और यही कारण है कि उनको मूव करना पड़ा, ठीक है, अपने परिवार के साथ। कहाँ? तो लंदन जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? तो लंदन जाना पड़ा। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। कहता है ही इज नॉन फॉर, वो जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कहिए कि बच्चों के संसार का या बच्चों के संसार में, है ना। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। एक वर्ड यहाँ पे दिया है सेंसिटिव कंसर्न, जिसका मतलब होता है संवेदनशील चिंताएं। तो उनकी जो संवेदना थी, है ना, वो जाने जाते थे, वो अपना एक सेंसिटिव कंसर्न रखते थे विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, है ना, बच्चों की दुनिया के लिए, एंड एवं द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल होता है जो कि डायरेक्ट जो है मेटाफिजिकल से संबंध रखता है। इट्स कॉल्ड इन हिंदी अलौकिक। सुपर नेचुरल हो गया आपका अलौकिक, ठीक है। हिज, उनका सॉन्ग थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट, यहाँ पर एक वर्ड आया डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। कहता है कि ही सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, उनका गाना, ये किताब का नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट, ये चित्रित करती है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, यानी पूरे विश्व का जो है एक ड्रीम की तरह। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, ये सब जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके, देयर इज ए नोट ऑफ मेलानकोली, उसमें कहीं न कहीं एक मेलानकोली का बू आती है। मेलानकोली का जो है ऑर्डर आती है, ऑर्डर का मतलब महक आती है, और मेलानकोली का मतलब होता है उदासीनता। उसमें उदासीनता का बू आती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहता है द पोएट, कवि जो है, मेक्स अस अवेयर, वो हम लोग को जागरूक करना चाहते हैं किसके प्रति? इन ह्यूमन कंडीशन, जो मॉडर्न लाइफ का जो है एक अमानवीय स्थिति है, उसके बारे में हम लोग को जो है अलर्ट करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, ठीक है। ही सोज हिज जीनियस, उन्होंने अपना प्रभुत्व को दिखाया, अपने दिमाग को दिखाया बाय इन्विंसिंग। इन्विंसिंग एक वर्ड आया गाइस, इन्विंसिंग का मतलब होता है परवरिश करना। उन्होंने अपना जीनियसता, अपना प्रबुद्धता को दिखाया बाय इन्विंसिंग, है ना, फ्रेश इंटरेस्ट, एक ऐसा जो इंटरेस्ट पैदा करके इन ओल्ड थिंग में। और क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का नाम सुने होंगे, ये क्वीन थी, महारानी थी, रानी थी। तो एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, उनको सम्मान दिया विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये बुक का नाम है इस किताब के लिए, और कब की ये घटना है? तो 1953 की घटना है, ठीक है। तो ये इनका बायोग्राफी है। तो इनका जो मेन जो इनका कंपोजिशन है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, वो आपका है पीकॉक पाई। इसको याद रखेंगे, फिर से आता है पीकॉक पाई, ये वाली, और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये 2 बुक का नाम याद रखेंगे। और इनका जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में स्वर्ग सिधार गए।
ठीक है। 4 साल की अवस्था में इन्होंने जो है पिताजी को खो दिया, इसलिए उनको अपना सहपरिवार के साथ इंग्लैंड को जो है कूच करना पड़ा। ठीक है। और ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट्स जो है एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा जो इनको पुरस्कृत किया गया, ऑनर दिया गया, वो कब की है घटना? तो 1953 की घटना है, ये याद रखेंगे। ठीक है गाइस, अब हम लोग डायरेक्ट जो है पोएम की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटा पोएम है गाइस, और लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है इसको कंपोज किए हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये आ गया आपका छोटा सा पोएम, एन एपिटेफ। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग कोशिश करते हैं हिंदी समझने का, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। लिखा, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। वाल्टर डिला मेरे जो हैं टॉम के पास खड़े हैं, एक कब्र के पास खड़े हैं, कल्पना करिए। और वहाँ से वो बयां करते हैं कि हियर लाइज, लाइज मीन्स होता है पड़ा रहना या लेटा रहना, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ जो है इस कब्र के अंदर लेटी हुई है, यानी कब्र में पड़ी हुई है वो। लाइट ऑफ स्ट्रीफ एंड हॉट वाज सी, कहता है वो लेडीज़ जो आज इस कब्र में लेटी हुई है, वो कभी जो है अपने व्यवहार से काफ़ी चंचल हुआ करती थी, अपने बिहेवियर से जो है हिरन की तरह होती थी, दिन भर भाग दौड़ वाला उनका जीवन था, बड़ा ही चंचल स्वभाव की थी। भाग दौड़ का मतलब ऐसा नहीं कि लेबोरियस थी, वो चंचल स्वभाव की थी। उनका हृदय काफ़ी पवित्र था, और आज वो जो है इस कब्र में लिटी हुई है। आज वो जो है, वो जो खूबसूरत जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ जो है, वो आज इस कब्र में जो है लिटी हुई है। जो कभी जो है अपने स्वभाव से काफ़ी चंचल हुआ करती थी, काफ़ी हरफन मौला हुआ करती थी, वो आज वो इस कब्र में जो है ना, बिल्कुल ही मृत जो है रूप में लिटा हुआ है ना, पड़ी हुई है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कहता है पश्चिमी सभ्यता में, अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो कवि महोदय कहते हैं कि आई थिंक, मेरा मानना है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देश में इस तरह की खूबसूरत लेडीज़ है ना के बराबर मिलती है। उसके टक्कर में, उनके पैरेलल में कोई लेडीज़ नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत है, और वो खूबसूरत लेडीज़ आज इस कब्र में जो है ना लेटी पड़ी है, बिल्कुल ही लेटी पड़ी हुई है। बट ब्यूटी वेनिश, ब्यूटी पासेस। कहता है लेकिन खूबसूरती को जो है उसको एक दिन ढलना ही है, और वो ढल ही जाती है। अगर आप अभी अपने यौवनावस्था को एंजॉय कर रहे हैं, और जिस खूबसूरती पर, जिस ब्यूटीनेस पर आप इतरा रही हैं, वो खूबसूरती जो है एक दिन आपका साथ छोड़ देगी। ब्यूटी पासेस, और वो खूबसूरती चली जाएगी। इसलिए आप, कहता है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। आज के डेट में सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। ये जो खूबसूरती है वो क्षणभंगुर होता है, शरीर नाश्वर होता है। वो एक दिन जो है मृत्यु को ओर प्रस्थान करेगी,
और ये जो खूबसूरती है एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ये खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है, वेनिश हो जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे जो भी वो रेयर हो, रेयर का मतलब होता है विरल हो, वो आपकी खूबसूरती जो है वो विरल हो, बहुत कम जो है इस तरह जो है खूबसूरत देखने को मिले, जो भी हो। एंड वेन आई क्रम्बल, और कवि जी कहते हैं वेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाऊंगा। टुकड़े टुकड़े में, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में टूटना, यानी जब मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि ये पश्चिम सभ्यता की ये जो खूबसूरत जो लेडीज है इसको कौन याद करेगा, क्योंकि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा और इसको याद करने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा, चूँकि शी डजंट डेवलप हर एनी इंटरनल वर्च्यू एंड क्वालिटी दैट द वर्ल्ड कैन easily remember her. She can be remembered by the people. She didn't do any quality based work. इसलिए कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब हमारी वजूद खत्म हो जाएगी, तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा दिस लेडी, इस औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम सभ्यता की यानी पश्चिमी कंट्री की जो सबसे खूबसूरत महिला है, आज वो कब्र में जो है लिटा पड़ी है, जो कभी अपने खूबसूरती पर इतराती थी, अपने स्वभाव से चंचल होती थी, भागती थी, हिरण के स्वभाव की थी, दिल उसका पवित्र है। आज मेरे मरने के बाद उसे कौन याद करेगा। बड़ा ही मेलानकोली वे से इसको जो प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। तो ये इस कदर इसका एक्सप्लेनेशन था गाइस, ये छोटा सा कविता था, बड़ा ही खूबसूरत है। बाकी इसका जो है जो समरी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। आई होप कि आप इस पॉइंट को एंजॉय किए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी गाइस।